हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये दो टॉपिक आज हमारे डिस्कशन का केंद्र बिंदु मुद्दा यही रहेगा पूरा डिस्कशन का। इसी पे डिटेल बात करेंगे अच्छी तरह से। डिमांड था कुछ स्टूडेंट का, तो चलिए इसी को आज शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल, कब आती है क्रिटिकल एंगल की बात? तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का बैकग्राउंड देते हैं थोड़ा पहले, और फिर क्रिटिकल एंगल पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया होगा थोड़ा कि लाइट का बेंडिंग होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो है ना। ये हम लोग अलग अलग सिनेरियो एक टाइम पे करके पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में बात करो तो कभी भी लाइट का अकेले एक चीज नहीं होता, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है एक साथ, है ना। थोड़ा लाइट कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट करता है। एक्चुअल में ये हो रहा होता है ना। सेपरेटली सिंप्लिसिटी के लिए, कन्वीनियंट के लिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि दोनों चीज साथ साथ होता है। थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात करें हम, ये अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे, चलिए तो इसको जो हमारा आज का सीक्वेंस है वैसे रखेंगे। ये डेंसर मीडियम नीचे और ये रेयरर मीडियम, ठीक है। ये मीडियम के बारे में आइडिया है। चलिए, तो ये डेंसर मीडियम है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये μ2। और ये रेयरर है, ये ऑप्टिकली लेस डेंसर होगा, है ना। डेंसर में मीडियम में लाइट आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये इंटरफेस जो है, इस पे एक लाइट गिरा डेंसर मीडियम से, ठीक है। इस पे एक ये यूं लाइट गिरा डेंसर मीडियम से, ये, और ये रहा नॉर्मल, है ना। ये क्या है, दिस इज नॉर्मल। तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक तो ठीक है रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन बट कुछ पोर्शन का रिफ्लेक्शन भी होगा, है ना। नहीं पूरा पूरा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे दोनों होगा। तो कुछ पोर्शन का ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से, है ना। कुछ पोर्शन का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी आई के बराबर हो जाएगा, सेम एंगल। और कुछ का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर चले जाएगा, है ना। ये हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा कुछ होगा, है ना। ये वाला है रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला क्या है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो सेम मीडियम में लाइट बाउंस करके लौट आए तो रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज करके दूसरे में जाए तो रिफ्रैक्शन। ये पहले इतनी बात क्लियर है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा आर बन रहा है। आर क्या है, आर ही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो पता ही है। लेकिन हम क्या करें, हम ये जो एंगल आई बना है इसको और बढ़ाते जाए, है ना, और थोड़ा बढ़ाएं, है ना, और थोड़ा बढ़ाते जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ा बढ़ाते जाए। तो फिर एक मोमेंट आता है, मोमेंट, है ना। एक मोमेंट आता है, फिर क्या मोमेंट आता है, एक मोमेंट आता है ना। ये एक मोमेंट आता है कि ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लाइट आपने इंसिडेंस कराया कहाँ से, याद रखना है हमेशा, डेंसर मीडियम से, है ना। डेंसर से आज रेयरर की कहानी होगी। तो जब लाइट को आप इंसिडेंस कराओ डेंसर मीडियम में कुछ एंगल पे, और ये लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करे मालूम है, ये लाइट कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाए, ऐसे ये इंटरफेस को छूते हुए, ग्रेज करते हुए जाए, ये हो आपका रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे हो, है ना। ये है इस बार आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये इंटरफेस को ग्रेज करते हुए जा रहा है, ग्रेजिंग द इंटरफेस, है ना, ग्रेजिंग द इंटरफेस। जैसे गाय घास चरती है, कुछ वैसा ग्रेज करते हुए। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, जब लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल करे, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को ग्रेज करता हुआ जाए, या रिफ्रैक्टेड रे
नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला जो आई है, इसी आई को कहेंगे सी के बराबर, क्रिटिकल एंगल, है ना। तो क्या है क्रिटिकल एंगल? तो इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, और लिख सकते हो आप रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल का, है ना, ये डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, कुछ नया चीज नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन वो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिसपे रिफ्रैक्टेड रे वो इंटरफेस को ग्रेस करते हुए जाए, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे हो। ये क्या है? ये है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री पे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाए, तो फिर वो कहलाता है क्या? वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही स्नेल्स लॉ वाला कहानी लगा के समझेंगे, है ना। ये डेंसर को कह दें कुछ μ2 कह देते हैं, और रेयरर को μ1 कह देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो क्रिटिकल, ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है? आप स्नेल्स लॉ भी इसमें लगा लें। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? ये कहता है म्यू जो भी है μ1, क्या क्या है मेरा यहाँ पे, ये मेरा μ2 है, ये वाला मीडियम, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, जिस मीडियम में जो एंगल है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, बस सीधा स्नेल्स लॉ ये याद रखना है ना, रट के नहीं बैठना है। μ2 है यहाँ इस मीडियम में, और यहाँ पे एंगल है c, तो यही लिखेंगे पहले प्रोडक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग μ2 साइन c, और फिर अगले मीडियम में क्या है? ये μ1 साइन r, यही है। और r मेरा यहाँ कितना है? 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, अगले स्टेप में इसको लिखते हैं, ये c को ना अगले स्टेप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये μ2 साइन i इक्वल टू μ1 साइन r, यही होता है। तो अभी हो जाएगा μ2, ये यहाँ पे है साइन c जैसे हुआ, तो ये μ1 r हो जाएगा साइन 90, यही तो दे रखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन 90 तो 1 हो गया, ये हो जाएगा μ2 साइन c, और ये हो जाएगा μ1 साइन 90, तो 1 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े हो मैथ में। साइन c क्या हो गया? μ1 बाय μ2, है ना, μ1 बाय μ2, ये हो गया साइन c। और इसको लिखने का तरीका है, ये इसको आगे लिखते हैं अब। तो μ1 ध्यान रखना है क्या है? ये है रेयरर वाला, और μ2 ये क्या है? ये है डेंसर वाला, है ना, ये है डेंसर वाला। तो μ1 है रेयरर वाला, μ2 है डेंसर वाला, ये होता है साइन c, है ना, साइन c ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो साइन c आ गया μ1 बाय μ2। कुछ बुक में इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये μ1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है ना, ऐसे। और कुछ बुक में इसको ऐसे लिखते हैं μ1 और इधर लिखते हैं 2, इस तरह से। इसका भी वही मतलब है, यही जो लिखा हुआ है रेशियो, यही मतलब होता है। मतलब जो ये लिखा हुआ है इसके सामने, ये ऊपर, और ये जो लिखा हुआ है पीछे, ये नीचे, पीछे नीचे सामने ऊपर, है ना। तो ये जो सामने लिखा हुआ है ये ऊपर, ये जो पीछे लिखा हुआ है ये नीचे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो इसका मतलब ये है, ये ऐसे जब लिखा रहे μ1 2, तो μ1 बाय μ2, तो ये साइन c ये आ रहा है ना। इसको आप ऐसे लिख लो μ1 2, या ऐसे लिख लो μ1, और जो बाद में नीचे आ रहा है उसको इधर लिख लो ऐसे। ये भी तरीका से ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो रेयरर वाला बाद में, डेंसर वाला पहले, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। तो जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है आप उसको रख लो। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब इसका ये एक वर्जन हुआ, एक वर्जन इसका और लिखा हुआ है, आगे की स्लाइड में लिखें इसको। ये साइन c, और ये है μ1 बाय μ2, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको 1 बाय साइन c रेसिप्रोकल कर लेते हैं, और ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल, ये भी पलट जाएगा μ2 बाय μ1, है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ2 1 हो जाएगा तब, और ये हो जाएगा μ2, और ये 1 हो जाएगा।
जो जो ऊपर है वो यहाँ बाद में है, जो नीचे है वो यहाँ पहले है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वही ध्यान रखना है। तो ये आ गया 1/sin c इक्वल टू μ/1, और 1/sin क्या होता है, ये होता है कॉसेक, ये भी लिखा हुआ है μ/1। तो ये भी कुछ भी आप ध्यान रख लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम या डेंसर मीडियम कह लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम μ2/μ1, ये 1/sin c, ये इस तरह से होता है। या sin c इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो भी आपको याद रहे वो बस कर लेना। बस ये ध्यान रखना μ1 वाला रेयरर है और ये नीचे वाला डेंसर है। तो साइन सी के साथ लिख रहे हो सीधा सीधा तो आपको ये लिख लेना है फिर, है ना। साइन सी के साथ लिख रहे हो सीधा सीधा तो फिर आपको ये लिख लेना है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। तो ये पूरी कहानी क्लियर हो गई क्या? ये पूरी कहानी साफ है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा साइन सी का चक्कर खत्म हो गया, है ना। तो ये बस ध्यान रखना है, साइन सी μ1/μ2 ये, और अगर 1/sin c लिख रहे हो तो इसको पलट दो μ2/μ1, है ना। μ2/μ1, μ2 डेंसर है, μ1 रेयरर है। ठीक है, ये पूरी इतनी कहानी क्लियर है। अब इसमें ये कुछ लोग काम करते हैं कि अगर μ1 को जो रेयरर मीडियम है इसको कह लें कि ये एयर है ना। तो μ1 एयर के लिए ये हो जाएगा 1, है ना। और μ2 कोई मीडियम है डेंसर, वाटर, ग्लास, कुछ भी, है ना। ये कह लेते हैं, चलिए ग्लास है ना। तो इसके लिए μ2 कह लेते हैं कुछ म्यू वैल्यू है। तो इसको लोग ऐसे लिखते हैं, साइन सी μ1 की जगह 1 और μ2 की जगह म्यू। अगर ये ऐसा कुछ मीडियम अगर कह दें तो 1/μ हो जाएगा, है ना। 1/μ हो जाएगा एयर और ग्लास के रिस्पेक्ट में। कोई भी आप रेयरर और डेंसर दो ले लो, एयर वाटर ले लो, एयर ग्लास ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। तो ये 1/μ इस तरह से हो जाएगा अगर हम असाइन कर दें ऐसे। तो अब इसी को लेके आगे बढ़ेंगे कि ये साइन सी जो है 1/μ है ना, 1/μ है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया साइन सी का। अब यहां से पूछ लिया जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, है ना। अब यहां से पूछ लिया जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, है ना। ये पूछ लिया जाता है क्या क्या फैक्टर है जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट होता है टेम्परेचर से क्रिटिकल एंगल? तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, कैसे फर्क पड़ेगा क्रिटिकल एंगल पे? तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, ध्यान करो जरा, जब टेम्परेचर हीट करते हो तो मीडियम का जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो इधर उधर रैंडम मोशन बहुत तेजी से करने लगेगा, नहीं, इधर उधर बहुत तेजी से जाने लगेगा। तो जो मीडियम का डेंसिटी है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, मीडियम के पार्टिकल जो बहुत क्लोज हैं, डेंस हैं, वो थोड़ा डेंसिटी कम होगा, नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम पार्टिकल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं। तो मीडियम के पार्टिकल थोड़े दूर जाएंगे एनर्जी मिलने से, टेम्परेचर मिलने से। तो क्या होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो बताता है कि कितनी एबिलिटी है उस मीडियम में लाइट को नॉर्मल या नॉर्मल की तरफ मोड़ने की या नॉर्मल से दूर मोड़ने की, यही तो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा मोड़ेगा लाइट को, है ना। तो वही बात है कि टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे तो ये मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, पार्टिकल थोड़े दूर दूर मोशन करेंगे टेम्परेचर मिलने से, एनर्जी मिलने से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज करेगा ये, है कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहां से अब रिलेशन देखो आप, साइन सी 1/μ है ना, साइन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो साइन सी बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, है ना, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है था ना, साइन सी 1/μ था, तो ये घटेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, है ना, इनवर्स रिलेशन है, तो ये बढ़ जाएगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से
तो यहाँ पे अब टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है ना, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट हुआ। तो कर क्या रहे थे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो साइन सी बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, साइन सी भी बढ़ गया। एकदम डायरेक्ट रिलेशन हो गया टेम्परेचर के साथ। तो क्रिटिकल एंगल को टेम्परेचर के साथ रिलेट करें, सी को अगर टेम्परेचर के साथ हम लोग अगर रिलेट करना चाहें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये सी जो है ये भी इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ऐसा कह सकते हैं सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, आप ऐसे कह सकते हो। क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। टेम्परेचर बढ़ाओगे क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो क्रिटिकल एंगल बढ़ गया। ठीक है, ये एक फैक्टर क्लियर हुआ। आगे अगले फैक्टर पे चलते हैं, फैक्टर 2। ये है वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ या कलर ऑफ द लाइट, जो भी आप कह लो, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये इससे कैसे फर्क पड़ता है क्रिटिकल एंगल पे। तो अभी हम लोग देख चुके हैं साइन सी ये कुछ ऐसा होता है 1/μ, है ना। अगर ग्लास और एयर के लिए बात कर लें तो ये 1/μ होता है ऐसा, है ना। तो वेवलेंथ से कैसे रिलेट होगा, तो हमको ये पता है म्यू होता है c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू हो जाएगा c/v। तो साइन सी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1/c/v, और v ऊपर आ जाएगा, दिस इज c तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸, है ना। इसका तो कुछ नहीं होगा, मीडियम बदले कुछ भी हो जाए ये तो हमेशा सेम रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है वेलोसिटी के, है ना। ये साइन सी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है वेलोसिटी के, है ना, वेलोसिटी के। और वेलोसिटी हमको पता है ये क्या होता है, ये होता है एफ लैम्बडा, है ना, v = एफ लैम्बडा, पढ़ रखा होगा आपने, v = एफ लैम्बडा, है ना। तो ये साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ लैम्बडा। और फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये सोर्स पे डिपेंड करता है, इसको मीडियम चेंज होने से कोई मतलब नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स क्या है लाइट का, बस उससे मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो इन सेंस कह सकते हैं साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा लाइट का तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा, ये रिलेशन पूरा अटैच करके ये बता रहे थे। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा। तो वही यहाँ पे लिखना है, ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस, है ना। तो अगर हम बात करें व्हाइट लाइट की, उसमें जो विबग्योर होता है, तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल उसी के लिए सबसे ज्यादा होगा, है ना, वायलेट के लिए सबसे कम होगा। तो ये रिलेशन यहां से दिख रहा है। तो टेम्परेचर और वेवलेंथ, तो थोड़ा टोटल कहानी क्या है, टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, एकदम डायरेक्ट रिलेशन में है टेम्परेचर और वेवलेंथ के साथ, ऐसे ध्यान रखना है। टेम्परेचर वेवलेंथ बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा, खत्म बात, है ना। दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा तो दोनों घट जाएगा। ठीक है, ये पहले इतनी कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़ चले अब। आगे हम लोग अब बात कर लें अगले टॉपिक की। क्रिटिकल एंगल पूरा क्लियर हो गया, 18 मिनट लगा है। आगे बात करते हैं अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखते हैं ये कहाँ तक पहुंच पाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में इसको कहते हैं, नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों, इसीलिए इसको लेके आए हैं। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे अब बात करेंगे। तो हम लोग अभी सिनेरियो देखे कि एक एंगल आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसपे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, तो उसको बोले क्रिटिकल एंगल, है ना। लेकिन अब एक कहानी और है कि ये इंटरफेस फिर से, है ना, और ये फिर से वही डेंसर मीडियम। आज हम लोग डेंसर से रेयर की तरफ यात्रा करेंगे ज़्यादातर, है ना। आज हमारी जर्नी डेंसर से रेयर की तरफ जाने वाली है। हमेशा रेयर से डेंसर तो आते ही हैं रिफ्रैक्शन में, आज डेंसर से रेयर की कहानी चलेगी ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा हो, है ना, ये गिरा लाइट यहाँ पे इंटरफेस पे,
और ये रहा नॉर्मल, ये रहा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट गिरा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में। तो क्या होता है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है ऐसा ऐसा भी, जब लाइट ये नॉर्मल भी नहीं जाता, क्या होता है कि ये पूरा पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है सेम मीडियम में, है ना। तो ये कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये पूरा पूरा लाइट सेम अपने ही मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाता है ना। ये रिफ्रैक्ट, तो आर नहीं लिखते हैं, आर से रिफ्रैक्शन का सेंस जाएगा, इसको आई ही लिखते हैं, है ना। दोनों एंगल बराबर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ठीक है, दिख रहा है ना, दोनों सेम लग रहा है कि नहीं। इन्हें थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको, ऐसा हमको दिख रहा है कैमरे में कि ये थोड़ा कम लग रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं ऐसे, है ना। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, चलेगा, है ना। समझ में आई बात ना, आपको समझना है बस। तो ये क्या होगा कि ये अब एक ऐसा सिनेरियो भी आता है कि जब आप लाइट को इंसिडेंस कराओ डेंसर मीडियम में, तो लाइट क्या होगा, अपने ही मीडियम में जो है ना वापस लौट आता है ना, अपने ही मीडियम में वापस लौट आता है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये किस एंगल पे होता है ना, अब ये समझना होगा। जब आई सी के बराबर था क्रिटिकल एंगल के, तो रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल के। ये कब होगा, तो ये होगा जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए। तो ये फिर कहानी होती है कि ये जो रे है इंसिडेंस होने के बाद पूरा पूरा अपने ही मीडियम में लौट आता है। इधर आपको कोई रिफ्रैक्शन वाला रे नहीं दिखेगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा लाइट अपने ही मीडियम में लौट आएगा, डेंसर मीडियम में ही। इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट का अपने ही मीडियम में वापस लौट आना, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होना, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ होता है, आई ग्रेटर देन सी पे। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन एट ऑल एंड लाइट टोटली reflects back into the same denser medium and this phenomena is TIR। TIR तो ये कब होता है, ये बस ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो इसी को लिख देते हैं अब, है ना, इसी को अब लिख देते हैं, यहीं पे लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, जगह है। तो क्या लिखना है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट इज totally reflected back into same denser medium, है ना। there is no refraction at all, there is no refraction at all and this is total internal reflection। यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट अपने ही मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना, बिना रेयर मीडियम में गए, डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है पूरा पूरा। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पूरी कहानी क्लियर हुई। आई ग्रेटर देन सी, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ठीक है, तो हो गया, ये समझ में आया। तो यही दो कंडीशन है टोटल इंटरनल के लिए। कंडीशन ही पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR, तो आई ग्रेटर देन सी पहला कंडीशन, और दूसरा लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट शुड ट्रेवल कहाँ से कहाँ, फ्रॉम डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। ये कंडीशन पूछ ले तो आपको ये दो कंडीशन लिखना है, लाइट डेंसर से रेयरर में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, ये दो कंडीशन है, तभी TIR होता है। ठीक है, तो अब आगे चलें, ब्लैक कलर पे वापस आते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो कहानी है, अब जो आगे कहानी है वो बस एक पिक्चर को लेके समझाया, थोड़ा पोर्ट्रे किया है। वो आप बोलो तो कर देते हैं, चलिए कर ही देते हैं, पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो ये बस ऐसे दिखाया है इसमें कि ये यहाँ पे ये कोई सोर्स है ना, ये आप समझ लो कि ये कोई S सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये क्या है, सोर्स है लाइट का। ठीक है, यहाँ से एक रे गया, ये एकदम नॉर्मल इंसिडेंस किया यहाँ सरफेस पे,
नॉर्मल इंसिडेंस करता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। नॉर्मल है मतलब नॉर्मल के अलोंग ही है, तो जो नॉर्मल के अलोंग है तो किसके साथ एंगल बनाएगा, एंगल ही नहीं बना, जीरो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। तो नॉर्मल इंसिडेंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है ऐसा मतलब नहीं समझना है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, और ये सीधे यहां से पास कर जाएगा, बिल्कुल जैसे आ रहा था वैसे पास कर जाएगा बिना किसी बेंडिंग के। ठीक है, सीधा है, आप लोगों को सीधा समझना थोड़ी देर के लिए। पेन बड़ा फ्री है, भाग जाता है इधर उधर। ठीक है, अब अगला अगला रे ले लेते हैं यहाँ से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहा है, और ये हमारा ये नीचे वाला जो है ये डेंसर मीडियम है, ये ध्यान रखना है, और ये ऊपर वाला रेयरर। जितना पढ़े उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ा रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये सेम एंगल पे आई, और थोड़ा ये रिफ्रैक्ट भी करेगा, ये आर। ये एक कहानी हुआ। फिर अगला कहानी ये हो सकता है, यही बना होता है आपके बुक में, आपको समझ नहीं आता ये क्या करके रखा है इतना, एक कहानी को सारा समझा देता है। ये अगला कहानी ये है कि आई सी के बराबर हो जाए, ये अगला वाला कहानी। इसमें क्या होगा, ये ऐसे ग्रेज करते हुए जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पे आर है ना, ये होगा 90 डिग्री, ये रिफ्रैक्टेड होगा इस कहानी में। फिर अगला कहानी ये समझा दिया है कि ये फिर से ये यहाँ पे गिरा लाइट है ना, ये लाइट गिरा और ये नॉर्मल है, और ये इस बार आई जो है सी से ज़्यादा है, तो सी से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये अपने ही मीडियम में वापस लौट जाएगा। कोई ये कोई आई है, आई ग्रेटर देन सी पे, ये अपने ही मीडियम वापस लौट जाएगा, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। तो ये वाला कहानी है टी आई आर का। ये वाला जो कहानी है ये क्रिटिकल एंगल का कहानी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90। ये नॉर्मल सिनेरियो है, और ये वाला है नॉर्मल इंसिडेंस है ना, ये पहला वाला क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, ये कहानी को पोर्ट्रे क्या होता है, बनाया हुआ होता है, तो आपको ये समझ में आया होगा अब। ठीक है, ये पहले इतनी कहानी आपको समझ में आई सही तरीके से। आगे बढ़ें, आगे बात करें।